हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन आहार एवं पोषण विज्ञान जो पढ़ रहे हैं विषय फर्स्ट ईयर का, उसमें अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। संतुलित आहार जो अपन ने पढ़ा, फिर ऊर्जा उपापचयन पढ़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व कार्य आते हैं उनमें अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, मोनोसैकराइड्स और किसकी कमी से और किसी अधिकता से क्या रोग होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। ये अपन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, वसा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन्स। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो वसा होता है तो फैट या लिपिड कहते हैं इसे। तो लिपिड्स के अंदर कुछ जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, जो कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी भोज्य पदार्थ जैसे सब्जियां वगैरह अपन बनाते हैं तो काटने के बाद अपन को नहीं धोनी चाहिए, धोने से पहले ही उसको काटने से पहले ही उसको धो लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी में घुलनशील है, वाटर डिज़ोल्व में हो जाती है, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि उसका जो पोषक तत्व होता है वो पानी में घुलकर और फेंकने में चला जाता है और वो पोषक तत्व उसमें बाकी नहीं रहता है। यही बात वसा के साथ में है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन का जो है उसके अंतर्गत ये आता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये थायमीन या विटामिन बी भी कहलाता है। ये वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पानी में घुलनशील है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे विटामिन मिलके। इसमें अपन थायमीन या B1 के बारे में, विटामिन B1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थायमीन किसी विटामिन बी भी कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। अधिकांशतः यह रोग उन प्रदेशवासियों को होता है जहाँ पॉलिश किए गए चावलों का मुख्य रूप से सेवन किया जाता है। तथा कि एक चिकित्सक ने अपने अध्ययनों एवं शोधों में यह निष्कर्ष निकाला कि यह रोग भोजन से उपस्थित किसी तत्व की कमी के कारण होता है। सन 1885 ईस्वी में इन्होंने जापानी नाविकों को जो कि बेरी रोग से ग्रस्त थे उनके भोजन में के स्वरूप में परिवर्तन लाकर बेरी रोग को तीव्रता से कम कर दिया। मतलब उनका ये कहना था कि खाली विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो ही एकमात्र वो नहीं है, उसी का खाली वो दुरुपयोग नहीं होता है कि बेरी रोग ही खाली उसी के कारण होता है। अगर हम अपने आहार के स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, जिसका कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली भी आजमाया, तो उन्होंने देखा कि बेरी रोग दूर हो गया है। सन 1987 में आइसमैन ने पक्षियों पर अनेक शोध किए। उन्होंने पक्षियों को पॉलिश किए हुए चावलों को खिलाया, जिससे उन्हें मतलब पक्षियों को बेरी रोग हो गया। मतलब आप ये देखिए कि पॉलिश किए हुए जो भी अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वो क्यों हम आजकल जैसे रिफाइंड चल गया है, अनपॉलिश्ड राइस चल गए हैं, ये बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि वो केमिकल में से होकर और फैक्ट्रियों में केमिकल्स के द्वारा उनको किया जाता है। जबकि सीधे उगे हुए जो चीज़ होती हैं, अनपॉलिश्ड चीज़ जो होती है वो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो उनके छिलके होते हैं जिनको कि हम उतार फेंकते हैं, उनके और अन्न के बीच में ही वो तत्व होते हैं। उन्होंने जब ये पक्षियों को बेरी रोग हो गया, फिर जब उन्होंने उन्हीं पक्षियों को चावल का ऊपरी भाग, मतलब जिसे भूसा कहते हैं, खिलाया तो वे स्वस्थ हो गए। उपरोक्त शोधों एवं प्रयोगों के आधार पर
आइजमैन ने निष्कर्ष निकाला कि पॉलिश किए गए चावल मतलब पॉलिश्ड राइस किसी तत्व की कमी से होती हैं जो नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं को प्रभावित करती है, परंतु चावल के ऊपरी परत में रक्षात्मक तत्व मतलब प्रोटेक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये रक्षात्मक पदार्थ ही बेरी रोग से शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब है मैं पॉलिश्ड चावल नहीं खाने चाहिए, या पॉलिश्ड सीरियल, पॉलिश्ड राइस या पॉलिश्ड कोई भी अपने सीरियल्स जो होते हैं, यहाँ तक कि दालें भी हमको पॉलिश्ड नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगी, जो कि मैंने कोर्स किया था तब मैंने देखा था कि रिफ़ाइंड ऑयल भी नहीं खाना चाहिए, अपन को घानी का तेल ही खाना चाहिए, क्योंकि रिफ़ाइंड और डबल रिफ़ाइंड ऑयल एक केमिकल में से साफ़ होके गुजरता है और डबल केमिकल में से रिफ़ाइंड होके निकलता है, जो कि हमारे लिए एक तरह से जहर का स्लो पॉइजन का कार्य करते हैं। सन 1911 में फंक ने चावल के बाह्य एवं विद्यमान तत्वों को विटामिन नाम दिया। याद रखिएगा, ये वाली बात शॉर्ट नोट में आ सकती है। मैकोलम और डेविस ने इसे जल घुलनशील विटामिन का नाम दिया। सन 1926 ईस्वी में डॉनेट ने पॉलिश किए गए चावलों को प्राप्त भूसी से चावलों की ऊपरी परत थाइमिन को रवे के रूप में प्राप्त किया गया। सन 1931 में विंडोज़ एवं सहयोगियों मतलब उसके जो विंडोज़ जो कि था खाद्य पदार्थों के ऊपर जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक और उनके साथी जन ने खमीर ईस्ट से थाइमिन के रवे को पृथक किया। उन्होंने ही इसको रासायनिक संरचना एवं विशेषता का महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। मतलब देखिए कि ये खमीर भी बहुत उपयोगी है और ये थाइमिन के मतलब बहुत ही ये सारे जो हम खा रहे हैं आजकल, वो क्या खा रहे हैं, ये आपको मेरे पढ़ाने से संबंधित से जो मैं संबंध करती हूँ उसको कोरिलेट करती हूँ, तो उससे आपको समझ पड़ता होगा। इसके बाद आप देखिए सन 1933 में एवं 1935 में पीटर्स एवं सहयोगियों तथा 1934 में विलियम एंड इनके कोवर्कर्स जो थे ने विटामिन B1 या थाइमिन को विटामिन B1 भी कहते हैं को पृथक करने के तरीके में महत्वपूर्ण सुधार किया। इसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया मतलब रिफाइंड किया। रिफाइंड करने के बाद में आप देखिए उसका रासायनिक संगठन क्या बना। रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन, विलियम एवं साथियों ने विटामिन B1 की संरचना का विस्तृत वर्णन किया। थाइमिन में एक पायरिमिडिन रिंग तथा एक थाइजोल रिंग होता है। लोहमैन एंड सक्स्टर ने 1937 में खमीर से थाइमिन को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि खमीर में थाइमिन पायरोफॉस्फेट यौगिक के रूप में रहता है। थाइमिन पायरोफॉस्फेट को कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कहते हैं। आजकल थाइमिन शुद्ध रूप से थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में उपलब्ध है। थाइमिन का सूत्र यह है C12H189485Cl2। ये जो लिखा हुआ है आप देखिए कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है, और ये इसका पूरा जो है संरचना है, थाइमिन की संरचना है। अब बताती हूँ मैं आपकी थाइमिन की जो विशेषताएं हैं उस पर अपन चलते हैं कि थाइमिन जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। ये आंशिक रूप से अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। दूसरा, यह रंगहीन रवेदार कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन पदार्थ होता है। रवेदार मतलब जिसमें कि थोड़ा अपन ऐसे करें तो खुरदुरा सा होता है। यदि इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो ये नष्ट हो जाता है। क्षारीय माध्यम में यह कमरे के तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है, अगर मतलब क्षार इसके साथ में हो। यदि थाइमिन को सोडियम बाइसल्फाइड घोल में जिसका pH
4.8 से 5.0 हो, घोला जाए तो इसके अणु 2 भागों में पृथक पृथक हो जाते हैं, जिसमें आधा भाग पायरिमिडिन रिंग होता है तथा आधा भाग थाइजोल रिंग होता है। पहले तो दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन जब इसको उसमें डाला जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसका स्वाद खमीर जैसा तथा गंध विशेष प्रकार का होता है। जब थाइमिन को क्षारीय माध्यम में पोटेशियम पेरिसाइनाइड के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो ये ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तथा थायोक्रोम यौगिक का निर्माण होता है। तो ये जो बात थी ये मैंने अभी तक आपको जो बताई, तो ये थाइमिन के बारे में मैंने आपको बताई है। कल मैं आपको बताऊंगी थाइमिन के कार्य क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।